गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना सेमेस्टर सेकेंड का एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है ये आपको सेमेस्टर 1 में पहले था, अब उसको ट्रांसफर करके संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने इसको सेमेस्टर 2 में ट्रांसफर किया है और नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि हमने इसके एक प्रोटोकॉल बनी आई है, हमेशा सभ्यता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले सब्जेक्ट के टाइटल की ओर जाते हैं। तो फिर आज हम उस सब्जेक्ट की टाइटल की ओर पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में टोटल पोर्शन कितना दिया है और उसमें से फर्स्ट यूनिट में आपको कितना क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं और उस टॉपिक का यहाँ पे पर्पस क्या है, डिलीवर क्या करना है। देखो तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे कि अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नाम है प्रिंसिपल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे एग्जाम्पल अभी प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल वर्ड ये मैंने आपको 11 से समझाते आया हुआ है। 11 में गया जिक्र, बीकॉम 12th में भी गया और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी गया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल। यस आप बताइए दर्शन। सेट ऑफ रूल्स, वेरी गुड। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, हाँ, गिव्स causes and effects, very good, same causes and effects, very good। इसका मतलब क्या है, देखिए प्रिंसिपल्स को स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ कहा गया है ना, एक ऐसी बेसिक सच्चाई जो इस दुनिया को चला रही है। यानी आज इंसान जो भी काम कर रहा है उसके लिए इंसान ने कुछ नियम बनाए और वो नियम जब सदियों सालों से चलते आ रहे हैं, हर बार कॉज एंड इफेक्ट सेम दे रहे हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूफ है कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है। आप रोज ट्यूशन क्यों आ रहे हो, ये भी साइंटिफिकली प्रूफ है कि एटलीस्ट ट्यूशन आओगे तो 90% चांसेस है कि आप पास हो जाओ फर्स्ट बिना पढ़ाई सेल्फ किए। यानी इन शॉर्ट एक इंसान ने अपने आप को जितना भी ट्रांसफॉर्म किया, उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो करने का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे, रूल्स पे नहीं। क्योंकि रूल्स नॉर्मेटिव साइंस में आते हैं और प्रिंसिपल पॉजिटिव साइंस में आते हैं। नॉर्मेटिव साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन पॉजिटिव साइंस में हम सिद्ध करते हैं कि ऐसा करने से हमेशा ऐसा ही होगा। इसी प्रकार जब कोई नियम बनाए जाते हैं सदियों सालों से और वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट सेम देंगे तो तब हम उसको क्या बोलेंगे साहिल, तब हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल्स। इसलिए प्रिंसिपल मींस अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्सप्लेन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे भी हम अगर प्रिंसिपल को अदर नाम बोले तो प्रिंसिपल का मतलब होगा सेट ऑफ रूल्स गिव्स सेम कॉज एंड इफेक्ट्स। यानी ऐसा ये बीमारी, ये उसका इलाज, जब हर बार हमें पता चलेगा तो उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल। समझा आपको क्लियर? उसी प्रकार प्रिंसिपल किसके, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब सर ये क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए बिजनेस एक एक्टिविटी है, बिजनेस एक एक्टिविटी है जो 2 एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। बोलो कौन कौन से, शुभम बताओ। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वेरी गुड। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब भी कोई व्यक्ति इंडस्ट्री एक्टिविटी या कॉमर्स एक्टिविटी करेगा, इन दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी करेगा तो उसको अपन बोलेंगे बिजनेस। एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज बाय 3 फैक्टर्स। कौन कौन से बताओ? हाँ बोलिए बोलिए। यस प्लीज रिपीट। सबसे पहला क्या चाहिए? नहीं, गोल, पर्पस। कोई तो पर्पस, पर्पस रहा उस हिसाब से हम एस्टेब्लिश करते अपना स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि जब भी जहां भी जिस प्लेस के अंदर तुमने ये 3 चीजें देख लिया उस चीजों को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जहां पे कोई तो पर्पस रहा, स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर ने क्या, ऑल मटेरियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। मैं जब कोई भी पर्पस तय करता हूं, उस पर्पस के अंदर जब भी मैं सारी वो चीजें
जो मुझे उस पर्पस को पूरा करने के लिए स्मूथिंग दे, वो सारी हर वो चीज को मैं स्ट्रक्चर में लाता हूं, और उसको परफॉर्म करने के लिए जब मैं पीपल को असाइन करता हूं तो उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। यानी जहां पे ये तीनों चीजें दिखने लगे उस प्लेस को आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, वननेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोचिंग, आपका घर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी दुकान एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तीनों वहां पे तीनों चीजें दिखती है। इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड समझ में आया आपको क्लियर क्या हो गया? जहां पे तीन चीजें दिख गई, यानी इन शॉर्ट वो प्लेस को आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो सिंपल भाषा में। अब इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड की बात करूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने पढ़ना क्या है, तो देखिए आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी पढ़ी, 11-12 से आपने कई प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती है। लेकिन ये साल तुम इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हो, विषय वो है। तो ये साल तुम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो कि जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या क्या सिद्धांत बनाए गए हैं जो सदियों सालों से चले आ रहे हैं, और वो सिद्धांत अगर तुमने अडॉप्ट कर दिया तो तुम अपनी दुकान को भी, क्योंकि तुम्हारी दुकान भी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। जहां पे इंडस्ट्री और कॉमर्स में से कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उस एक्टिविटी को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वहां पे गोल भी होता है। बिजनेस का गोल क्या है? अल्टीमेट गोल बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग। वेरी गुड। स्ट्रक्चर भी है, मटेरियल थिंग्स, और पीपल भी है। पीपल यानी कौन? ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, ये सब भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? सीखने वाले ये है कि जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चलाई जाती है, उसको चलाने के लिए कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स सदियों सालों से चले आ रहे हैं, वो जब हम सीखते हैं तो इन शॉर्ट हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट सीखते हैं, नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए, आप जब दुकान पे बैठते हो अपने, तो बड़े लोग बोलते हैं दुकान में मजाक मस्ती नहीं चाहिए। कोई दोस्त आता है, टाइम पास करता है, हंसी मजाक करता है, तो क्या बोलता है? भाई देख, जो भी है दुकान के बाहर रख, दुकान पे ये अपने को हरकतें चाहिए नहीं। ये बड़ों को पता है ये सिद्धांत, इसलिए शायद बड़ों ने हमारी दुकान को एक वेल डेवलप करके हमको हाथ में दी है। अब दुकान चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न की हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों ना हो, अगर दोनों को कोई भी दुकान को परफॉर्म करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या क्या सिद्धांत बनाए गए हैं, प्रिंसिपल बनाए गए, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, जब आप अगर वो सीखना चाहोगे तो उसके लिए ही बनावट हुई है सब्जेक्ट की, नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस साल हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए क्या परफॉर्म करने वाले हैं? प्रिंसिपल्स। गॉट इट? क्लियर? हाँ, अब पर्पस तो डिलीवर हो गया। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले को प्रिंसिपल सीखना है अगर तुम्हें, तो सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वेरिएशन क्या है। क्यों पूछो? क्यों? अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है? यस शुभम बताइए। नो, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। आई एम सेइंग द वेरिएशन। ऑप्शंस, वेरी गुड। टाइप्स, क्या बोल सकते हैं? टाइप्स। आपको केवल यही पता है कि बिजनेस जो है वो दो ही प्रकार से होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। लेकिन बिजनेस की दुनिया बहुत बड़ी है, और वो दुनिया कितनी बड़ी है इस सब्जेक्ट में तुमको सीखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बात सुन लो, मैं हमेशा तुमको एक बात बोलता हूं, क्या कि नॉलेज वो, एजुकेशन वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट कर पाओ, बराबर कि नहीं? तो उसी प्रकार कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप कोई एजुकेशन गेन करते हो, तो अगर एजुकेशन गेन करने का पर्पस ये है कि मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारूं, तभी आप उसको कंसंट्रेशन कर पाओगे। नहीं तो अगर सिर्फ मजाक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने आओ तो आप टेम्पररी सीख रहे हो, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डेड हो जाएगी फिर आपकी। इसलिए ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट सीखते सीखते मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप बिजनेस के ऑप्शन देख लो, क्योंकि कल को तुम जब टेक ओवर करोगे बिजनेस और गलती से सिचुएशन खराब आती है, वर्स्ट आती है, तो वहां पे तुमको एटलीस्ट ऑप्शन मालूम होने चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम कॉजेस है और क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि जब इंसान के पास रास्ते खुले होते हैं ना,
तो वो कोई भी इनिशिएट करने के लिए घबराता नहीं है। लेकिन अगर कहीं तुम अपने आप को ब्लॉकेज एक स्मॉल स्केल एरिया में लेके बैठे हो और रेस्ट्रिक्टेड एरिया फील कर रहे हो, तो आप कभी अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाओगे, एक्सपांशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि इस सब्जेक्ट को सीखते सीखते आप बिजनेस के वेरिएशन सीख लो। आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है कि हम इंडस्ट्री में से, कॉमर्स में, एक्टिविटी में से कोई तो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करके हम बिजनेस शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? लेकिन अब इसके लिए सीखना है तो इसका नियम क्या है? सीखने का पहला उसूल अटेंटिव रहो, दूसरा उसूल रेगुलरिटी रहो, और तीसरा उसूल जो है वो है आप अपने नोट्स खुद के बनाओ। देखो, जब भी आप अपनी वर्किंग लिखते हो ना, तो वर्किंग लिखने के बाद एक जो पर्पस डिलीवर होता है, क्या पर्पस डिलीवर होता है कि तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन है बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर तुम यहीं पे बातें करने आए हो, मस्ती मजाक करने आए हो, तो कोई मतलब की बात नहीं है। सीख के तुम अपने पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तो बेटर ऑप्शन है, मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि सभी लोग सीखो उस तरीके से ताकि उसको आगे चल के प्रैक्टिकल बेस अडॉप्ट कर पाओ। शुरू करें? अब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर, अच्छा सब्जेक्ट का पर्पस समझ में आया? इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले क्या है हम? अब आज हम लोग आगे बात करूं तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स, शुभम आप उठिए बेटा वहां से, ओके कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो इस सब्जेक्ट के अंदर भी अब आपको संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी द्वारा आपको टोटल 5 यूनिट दी गई है पोर्शन के अंदर। यानी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो 5 यूनिट के अंदर डिवाइड की गई है। अब उसमें से फर्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हम लोग जब भी आपके पीबीओ को सब्जेक्ट को शुरू करते थे, तो उसके पहले हम लोग 5 यूनिट फोक सिस्टम में घूम के आते थे। लेकिन क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर काफी लेट खत्म हुआ था, इसकी वजह से हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर के लिए उतना टाइम नहीं है। तो अब मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा हूं। आपको समझने में कोई दिक्कत जाएगी नहीं, ये मेरा एश्योरेंस है। लेकिन मैं पोक सिस्टम में आपको घुमा सकता नहीं, इसलिए मैं एक एक यूनिट आपको पोक सिस्टम घुमाऊंगा, 5 नहीं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, एकदम सिंपल स्पष्ट भाषा में मैं शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए। वैसे आप देखिए 11 12 में आप जैसे भी जितना भी आप मेरे पास अभी तक पढ़ चुके हो, याद करो, मैं बिना बुक को हाथ लगाए आपको पूरा पहले सब्जेक्ट घुमा के आता हूं। कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा मैं घुमा के आता हूं। उसके बाद हम शुरू करते हैं। लेकिन बीकॉम और सेमेस्टर लेवल की बात करूं तो उसमें क्या होता है, एग्जाम बहुत जल्दी आती है और पोर्शन बहुत वास्ट होता है। इसकी वजह से पूरे यूनिट्स तो मैं एक साथ नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन एक एक यूनिट करके मैं आपको शॉर्टली समझा दूंगा कि कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करें, ध्यान देंगे। तो आपको फर्स्ट जो यूनिट दिया है वो बेसिक दिया, एकदम बेसिक, ताकि बच्चा घबराए नहीं। और वो बेसिक है पहला कॉमर्स इंडस्ट्री। और कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है, ये दो बिजनेस के हाथ है। क्या ये? क्योंकि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको 2 ही एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। लेकिन सर ये कॉमर्स इंडस्ट्री 11 से पढ़ाया, अभी आप नया क्या पढ़ाने वाले हो इस सब्जेक्ट में, हमें वो बताइए। तो देखिए, अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंटेंट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके नोट्स पे तो नहीं होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या पढ़ना है यूनिट के अंदर। सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री। इसको पढ़ाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूछो क्यों? आप बीकॉम पढ़ रहे हो मेरे पास, ओके, वो भी सेमेस्टर 2। 11 के डे 1 से आपको इंडस्ट्री कॉमर्स पढ़ाते आ रहा हूं, तो ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो मेरे पास साइंस वाले स्टूडेंट थे जो अपनी स्ट्रीम में आए हैं कॉमर्स में, उनको भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का बेसिक नॉलेज मैं दे चुका हूं सेमेस्टर 1 में। तो इसलिए मेरा उस पर कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं को आपको एडवांस पढ़ाना, तो एडवांस क्या है सुन लीजिए। तो यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक है, सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या होता है ये बताया गया है पहला। आज के सेशन में वही होने वाला है आगे। उसके बाद आपको उसका स्कोप क्या है, कॉमर्स कितने तरीकों से होता है, इंडस्ट्री कितने तरीकों से होता है, ये भी आपको पता है। अब बताओ कॉमर्स के कितने पार्ट्स है? यस रोहित आप बताओ, कॉमर्स कितनी एक्टिविटीज में होता है? पता नहीं सर, हम तो भूल गए। आगे पार्ट, पीछे सब पार्ट।
हम बस यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। याद है कुछ पिछले जन्म का? याद है? बता फिर। अब 11 छोड़, अभी भी तो पढ़ा है। कॉमर्स दो एक्टिविटी में होता है, ट्रेड और एड्स टू इंडस्ट्री। 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये सब चीजें आपको मैंने पढ़ाई हुई है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिए इधर। हेलो, तो पहले क्वेश्चन में आपको यही आने वाला है, थोड़ा बोरिंग पार्ट रहेगा पहला, लेकिन आगे इसमें आपको देखो दिया है इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन क्या है, ध्यान दो। देखो यस, इसमें ये साल आपको सिखाया जाएगा कॉमर्स पैदा कहां से हुआ। कॉमर्स ये आया कहां से दुनिया से वर्ड, कॉमर्स के पहले क्या था, ये सब चीजें आपको ये साल एकदम डीप नॉलेज दिया जा रहा है। उसको नाम दिया इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स का पैदाइशी कहां से हुई है उसकी। तो पहले आज का सेशन अगर वहां तक जा पाए सिखा दूंगा, और नहीं जा पाए तो मैं फिलहाल उसको नेक्स्ट सेशन में पेंडिंग रखूंगा। दूसरा पार्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सुन लीजिए। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेवलपमेंट, सिंपल भाषा में। इंडस्ट्री आज कितनी डेवलप हो चुकी है, बिजनेस सेक्टर कितना डेवलप हो चुका है, आपको इस टॉपिक में वो दिया गया है। इसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रास्टिक चेंजेस। सिंपल भाषा में कहूं तो मैं आपको, यानी जैसे अभी कभी आप देखो कोई व्यक्ति ऐसा लगता है जो स्कूलिंग में बहुत ऐसे ढप्पू होता था, लेकिन आप जब उसको कॉलेज में देखते हो तो बोलते हो यार तू कितना बदल गया है रे। ऐसा हमारे रिव्यू जब आते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम शॉक हो जाते हैं कि यार इतना अपने आप को उसने ट्रांसफॉर्म कैसे कर दिया। वैसे ही आज के इरा में और पहले के इरा में बिजनेस वर्ल्ड कितना आउटडेटेड था और कितना आज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसका डिफरेंस आपको इस टॉपिक में सीखने को मिलेगा। नाम दिया है, बोलो क्या, रिवॉल्यूशन, डेवलपमेंट। उसके बाद एमर्जेंस ऑफ इंडियन एमएनसी। इंडियन एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी भी बोल सकते हैं आप इसको। अब मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलते हैं, उसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी पता है क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं बड़े पैमाने की दुकान। जो भी कंपनी तो स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो आज इंडस्ट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ आशीष, और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं, प्रभाव, कुछ पॉजिटिव भी होंगे कहीं निगेटिव भी होंगे, वो अपने को पढ़ना है। फिर हमें देखना है इंडियन एमएनसी, एमर्जेंस। एमर्जेंस का मतलब डेवलपमेंट। आज अब इंडियन एमएनसी किसे कहते हैं, तो उसके पहले एमएनसी क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। अब एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, राइट।
ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमें किसे कहते हैं, सुन लीजिए। उसके पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, जब भी एक दुकान कंपनी बन के चलती है, कंपनी बन के किसको बोलते हैं बताओ, सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनी बोल के बताओ, जब आपकी दुकान इंडियन कंपनी एक्ट के रजिस्टर हो गई तो उसको बोलते हैं कंपनी, यानी कंपनी बोलते हैं बड़े पैमाने की दुकान। और बड़े पैमाने की दुकान बोलते तो क्या, जो दुकान पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस मार्केट बना सकती है, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हाँ कोई दुनिया में आप छा जाओ, तो उस दुकान को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़े पैमाने की दुकान है, ये बात तो फिक्स है, लेकिन अब एमएनसी किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड होता है अपने अपने कंपनी एक्ट के अंदर, अपने कंट्री के अंदर रजिस्टर होता है एक कंट्री के अंदर, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन कंट्री करता है, तो उसको बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या तो मल्टीनेशनल कंपनी। अब बताऊं क्या होता है इसका मतलब। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज मैंने एक कंपनी बनाई, अब एक कंपनी मैंने अमेरिका में रजिस्टर करवाई। अब जब मैंने एक कंपनी बनाई, अपनी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर कराई, तो अमेरिका में रजिस्टर करने के बाद अब मैं कंपनी बन के पूरी दुनिया में बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं, राइट। तो अब मैं अगर अमेरिका के बाहर भी बिजनेस करता हूं तो मेरी एक कंपनी एमएनसी कहलाएगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। लेकिन ये अलग बात है कि इंडिया, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो वो इंडियन एमएनसी नहीं होंगी, क्योंकि इंडियन एमएनसी बनने के लिए अपनी रजिस्ट्री इंडिया में करनी पड़ेगी। अब इंडियन एमएनसी किसके कहेंगे बताओ, जो कंपनी रजिस्टर होगी इंडिया के अंदर और बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन कंट्री करेंगी, तो उसको बोलते हैं इंडियन एमएनसी। एक होती है इंडियन एमएनसी, एक होती है फॉरेन एमएनसी। तो वैसे ही इंडिया के अंदर एमएनसी कैसे एमर्ज हुई, वो आपको एमर्ज यानी डेवलप हुई, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके पहले आपको हिस्ट्री भी एमएनसी की दी जाएगी, और हिस्ट्री के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, इसकी वजह से हमारा देश अनडेवलप्ड से डेवलपिंग में आया। दैट टाइम ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर एमएनसी की ग्रोथ करवाई, और वहां पे फिर एमएनसी अपना एक इकोनॉमिक बायोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने लगी, किसको, कंट्री को भी और गवर्नमेंट को भी, और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, नीड्स की फुलफिलमेंट होने लगी। आज कॉमन पीपल जो भी हम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो बिकॉज एमएनसी की वजह से ही हुआ है, और एमएनसी का डेवलपमेंट जो आया है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद आया है। एक्चुअली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले एमएनसी जो था वो प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चराइज नहीं था इंडिया के अंदर। पूछो क्यों, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले फॉरेन एमएनसीज को इंडिया के अंदर अलाउड नहीं था। एक्चुअली अलाउड क्यों नहीं था, क्योंकि होता ये था कि जब देश आजाद हुआ था, देश जब आजाद हुआ था तो आजादी के पहले एक कंपनी आई थी फॉरेन की, चार्टर्ड कंपनी कहते हैं उसे, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको मालूम है अंग्रेज कहां से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी से आए ना। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई, धीरे धीरे राजाओं ने उनको थोड़ा परमिशन दिया, सर पे चढ़ गए तो अंग्रेज आते गए उन्होंने अपना शासन चला दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, यानी एक कंपनी ही आई थी जिसने पूरा देश को राज किया। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से गई, जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो इंडिपेंडेंट जब जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर इंडिया के अंदर एक नियम बनाया गया कि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करेगी। वो जो क्यों, क्योंकि उनको डर था लीडर्स को हमारे कि कहीं फिर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई विदेशी कंपनी यहाँ आके फिर से अपनी पॉलिसी बना के धीरे धीरे अपना फिर से शासन ना चला दे। और इसी डर के लिए कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि अगर किसी विदेशी कंपनी को इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, फॉरेन एमएनसी को, तो उसको इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट यानी क्या होता है, मिलकर बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि तब अगर इंडियन कंपनी इन्वॉल्व होगी तो वो अपनी जो भी पॉलिसी बनाएंगी हमको पता चल जाएगा क्या कर रही हो। तो आप बोलोगे सर इससे अच्छा उनको अलाउ ही नहीं करने का, खत्म विषय। नहीं, अलाउ करना तब की बहुत जरूरत थी। पूछो क्यों, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस सफर कर रहा था।
हमें फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस सफ़र करने पड़े इंडिपेंडेंस के बाद। तो वो टाइम पे हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे हम अपनी पूर्ति कर पाए खुद की। यानी अगर वो फॉरेन एमएनसी को हम बुलावा नहीं देते थे, यहाँ पे विदेशी कंपनियों को यहाँ पे बुलावा नहीं देते थे अगर, तो इंडिया अपने देशवासियों की पूर्ति नहीं करती थी पा रही थी। यानी उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, उतना कॉमर्स और इंडस्ट्री हार्ड डेवलप नहीं था हमारा। इसकी वजह से हमको फॉरेन कंपनीज को अलाउ करना पड़ा, आओ लेकिन अकेले मत आओ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले आपको इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा। उसमें कोलैबोरेशन सबसे सक्षम कोलैबोरेशन जो साबित हुआ, सबसे पावरफुल कोलैबोरेशन जो आज भी चल रहा है, वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो है वो तब की डिमांड थी एक्चुअली, क्योंकि सुजुकी फुल तरीके से सक्षम थी खुद की इंडिपेंडेंट खाने, क्योंकि मेन होता है गाड़ी का इंजन, और सुजुकी इंजन बनाती है और मारुति सिर्फ कार का ढांचा बनाती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जब कोई इंजन, अब बताओ सिंपल है, कार का हार्ट क्या होता है? इंजन। अब इंजन जब कोई बनाता है तो ढांचा कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं, सुजुकी के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सुजुकी को यहाँ पे, सुजुकी जापानीज कंपनी एक्चुअली, तो सुजुकी के लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस करना तब अलाउड नहीं था, इसलिए उसको इंडियन कंपनी के साथ, मारुति कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा, और फिर जाके वो अपनी बिजनेस मार्केट उसने इंडिया का बनाया, और तब से मारुति सुजुकी छा गई है। आज अगर कार सेगमेंट में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो 100 में से 90 कारें मारुति सुजुकी की आपको देखने को मिलेगी, और तब से कोलैबोरेशन चला आ रहा है। दूसरा एक और कोलैबोरेट हुआ था हीरो होंडा। हीरो और होंडा जापानीज कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी है एक्चुअली। हीरो एक्चुअली पहले टू व्हीलर सेगमेंट में थी नहीं, वो सिर्फ साइकिल बनाती थी, साइकिल। लेकिन उसको मोटर बाइक के लिए होंडा ने प्रोत्साहित किया कि इंजन मैं देता हूं, तू बना, तू लोहा तो यूज कर रही है वैसे भी। तो उसने फिर टू व्हीलर सेगमेंट में आया वो, यानी मोपेड्स वगैरह जो बनाने लगा, बाइक्स वगैरह, तब वो हीरो होंडा कंपनी एक एस्टेब्लिश की गई। तो ये सारी कंपनीज में देखो, एक कंपनी विदेशी है, एक कंपनी इंडिया है। मारुति बोलो तो हमारे हनुमान जी का नाम है ना। तो अब देखिए कोई मेल मिलाप खा रहा क्या, सुजुकी ये जापानीज है, मारुति इंडियन नाम है, लेकिन वो टाइम की डिमांड थी उसकी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि फिर वो अंग्रेज आए हमारे बिजनेस में, हमारे देश में फिर से उनका शासन चले, फिर हम कैद वाली जिंदगी रहे। इसलिए समझा आपको? क्लियर? पक्का अच्छे समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीजें हैं जो आपको इस इंडियन एमएनसी, मतलब इंडियन एमएनसी कैसी डेवलप हुई है, कहाँ से आई, इसके पहले क्या था, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। आज के अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंडियन एमएनसी कौन सी चलती है? टाटा। इंडियन एमएनसी किसे नहीं बताओ करेंगे? ऐसी कंपनी जो रजिस्टर होती है इंडिया के अंदर, लेकिन बिजनेस कर रही है मोर देन 1 कंट्री में, तो उसको बोलते हैं इंडियन एमएनसी। और दूसरी फॉरेन कंपनी एमएनसी होती है। फॉरेन एमएनसी किसे कहेंगे बताओ? हाँ, जैसे एग्जाम्पल एप्पल, आईफोन जो है, अब आईफोन यूएसए की कैलिफोर्निया कंपनी है वो एक्चुअली, लेकिन बिजनेस कर रही है इंडिया के अंदर, तो हम उसको फॉरेन कंपनी कहेंगे, फॉरेन एमएनसी। क्लियर पिक्चर? तो ये सब आपको इस चैप्टर में सीखने को मिला है। फिर नेक्स्ट यह रिसेंट ट्रेंड इन बिजनेस वर्ल्ड। इस टॉपिक के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि बिजनेस के अंदर क्या क्या आज चलन में है। अब चलन यानी क्या सर? देखो आज बिजनेस करने का तरीका वैसा नहीं रहा जैसे ट्रेडिशनल है। तो सर आप क्या इसमें ई बिजनेस बनाने वाले हो? नो, मैं यहाँ पे आपको बिजनेस की कुछ पॉलिसी जो ये साल मतलब अभी के दिनों में चेंजेस आई है, यानी अभी बिजनेस करने का तरीका जो चेंज हुआ है वो आपको सिखाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, अब पहले आउटलेट सुना है, बिजनेस आउटलेट, आउटलेट सिस्टम सुना है आपने? क्या होता है बताओ? अच्छा, ट्रेडिंग की चेन कैसी है? ट्रेडिंग चेन कैसी है बताइए? नॉर्मल वाली, जनरल वाली, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जाता है होलसेलर के पास, है ना। पहले मैन्युफैक्चरर माल बनाता है, तो मैन्युफैक्चरर से माल जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से जाता है कस्टमर के पास। ये अपनी ट्रेडिंग चेन है, बराबर है नॉर्मल वाली।
और अब शुभम ने मेरे को बोला डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर का सब्सटीट्यूशन होता है, और इसके नीचे आता है डीलर। कौन आता है फिर? डीलर। समझा? अगर रिटेलर नहीं चाहते हो आप डीलरशिप चाहते हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर को कट करके आप क्या चाहोगे? आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहोगे यहाँ पे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेलर एक ही होता है एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एक ही होता है, सिर्फ यहाँ पे ये चेन दूसरी बनाई हुई है। समझा क्या? डीलर किसको देता है माल? कस्टमर को। तो यहाँ पे डीलर का काम क्या है? एज अ रिटेलर। समझा आपको? क्लियर? अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये वाली चेन अपन को बाजू में करो। अब जनरल चेन हमने ऐसे दिखी थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? रिसेंट ट्रेंड्स। रिसेंट यानी क्या? नाम से ही है, आज का चलन। तो आज क्या चल रहा है? आज मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अपने रिटेलर को माल बेच सकता है। कैसे? अपना आउटलेट खोल के। आप देखो बहुत सारे बेकरी वाले, देखिए आपने बेकरी वाले, अब बेकरी वाले क्या करते हैं? होलसेलर को भी देते हैं और अपना शॉप बेकरी के बाहर लगा के रिटेलिंग भी करते हैं। तो ये है रिसेंट ट्रेंड्स। क्या है ये? तो ऐसे कितने और आज नए तरीके हैं जो डेवलप हो चुके हैं, ऑप्शंस हमारे पास बिजनेस करने के, तो वो आपको ये टॉपिक में देखने को मिलेंगे। मैं आपको सिर्फ आज पर्पस सर्व कर रहा हूं कि कौन से टॉपिक में कौन सा पर्पस आपको मिलना है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे अभी अब देखो एक फ्रेंचाइज है, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट था उसका, कौन सा है ये? मित्तल इलेक्ट्रॉनिक के बाद आगे है कोई तो भी कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है ना अपना, पूमा का है ना। पूमा का अपना आउटलेट है, यानी क्या? पूमा कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगी और डायरेक्ट वो रिटेलिंग करेगी खुद ही। नो नीड टू सप्लाई द होलसेलर और सप्लाई रिटेलर। हम अपना खुद का रिटेल काउंटर खोल के खुद का माल बनाएंगे और खुद ही बेचेंगे। तो ये रिसेंट ट्रेंड्स है। तो ऐसे कितने तरीके हैं और हैं अपने पास देखने को मिलेंगे, वो अपने को इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। समझा? देखो सिखा रहा मैं बिजनेस ही हूं, लेकिन नए नए ऑप्शन दे रहा हूं। पूछो क्यों? कल को तुम बिजनेस खोलोगे तो उसमें तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है करने के, वो तुमको एक आइडिया जनरेट हो जाएगी। देखिए एक बात सुनिए, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी टाइम पास कराने नहीं बैठी है यहाँ पे, उसने अपना टॉपिक दिया है तो कुछ सोच के दिया है आपको, तो इसलिए फोकस करो। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड्स में आपको दो है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में कैसे कैसे नए नए तरीके आपने को देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इंडियन बिजनेस इन न्यू मिलेनियम। ये एक फ्रेज है। ये क्या है भाई? ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो 3 पॉलिसी आई थी, कौन सी पता है आपको? हाँ, एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वो एलपीजी आने के बाद हमने इंडिया को एक नए दृष्टि से देखा। उसके लिए जो फ्रेज वर्ड यूज हुआ वो यूज हुआ इंडियन बिजनेस इन न्यू मिलेनियम। इस टॉपिक के अंदर आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, कैसे आई, और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी जो आया, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, बोलो एलपी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है, इनके इफेक्ट्स क्या हुए बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, ये सब आपको इस एलपीजी के बारे में सीखने को मिलेगा। कहाँ पे? लास्ट टॉपिक में, नाम है इंडियन बिजनेस इन न्यू मिलेनियम। अब सर जब मैं बिना बुक देखे तुमको बताता हूं, तो मैं बिना बुक देखे तुमको पढ़ा भी सकता हूं हर एक चीज। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक में, नाम है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब बताओ कॉमर्स क्या है? कॉमर्स क्या है बताइए जल्दी फटाफट। सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस, सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, राइट। फर्स्ट प्राइमरी हैंड कौन सा है? इंडस्ट्री। बिजनेस एक्टिविटी क्या है? एनी एक्टिविटी डूइंग मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट इज नोन एज। अब देखो बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तुम्हारे क्लास को पढ़ा के मैं खुद बोर हो गया हूं, तुम भी शायद बोर हो गए होंगे। इंडस्ट्री, अब बिजनेस 2 एक्टिविटी में परफॉर्म होती है, बताओ कौन कौन सी? हाँ बोलो। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या होता है? आई एम नॉट आस्किंग टाइप, मैं आपसे टाइप नहीं पूछ रहा हूं। व्हाट इज इंडस्ट्री? हाँ देखो इधर ध्यान दो,
इंडस्ट्री इज बिजनेस मीन्स क्या, एनी एक्टिविटी डूइंग मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। जब भी मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, उस एक्टिविटी को करने के पीछे अगर मेरा एक ही मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट, तो उस एक्टिविटी को मैं बिजनेस एक्टिविटी बोलता हूं। बराबर है कि नहीं? ध्यान दो, बराबर है। अब ऐसी प्रॉफिट मोटिव के लिए दुनिया के अंदर दो ही एक्टिविटी है, वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस थ्रू विच नेचुरल गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, मनी क्यों बोल रहा हूं मैं? मनी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर पापा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं तो बच्चे भी, अरे अगर पापा व्यापारी है तो बच्चे भी व्यापारी बनते ना, प्रोबेबिलिटी अब मेरे दादू टीचर थे इसलिए टीचर बना, लेकिन अगर तुम्हारे पापा बिजनेस मैन है तो बिजनेस ही करोगे ना। वैसे यहाँ पे भी है। हाँ बेटा नहीं करोगे, मेरे को पता है ना। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ तो हाँ, कहने का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान देंगे। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उनके दो बच्चे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, और मनी इन्वॉल्व के लिए हम यूज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जब मैं परफॉर्म करता हूं जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो, और उस पैसे को लेकर जब मैं कोई भी चीज बनाता हूं ये इंटेंशन से कि मैं इसको बेच के कमाऊं, तो उस एक्टिविटी को मैं इंडस्ट्री एक्टिविटी बोलूंगा। और गुड्स का मतलब होता है जो चीज हम परचेस करेंगे या बनाएंगे इस इंटेंशन से कि हम उसको बेचकर कमाए, उसी चीज को हम गुड्स बोलते हैं। तो हम हर चीज को गुड्स नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल दू, पेन। दिस पेन इज पेन फॉर मी, नॉट फॉर गुड्स फॉर मी। व्हाई? बिकॉज इट इज परचेज for the intention of self consumption, but when I purchase it for selling purpose and earn profit on it, that pain is considered as a good for me। तो समझा आपको क्या होता है, किसको हम गुड्स बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, समझा आपको? वैसे ही एक जब एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसके अंदर कोई भी चीज हम बनाएंगे, उस बनाने की एक्टिविटी को हम बोलेंगे इंडस्ट्री एक्टिविटी। गॉट इट? क्लियर? अब चीजें बनती तो इंडस्ट्री में, लेकिन चीजें रीच होती है कॉमर्स के भरोसे। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज एक्टिविटी थ्रू विच गुड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट कहां से? फ्रॉम वन हैंड टू अनदर अप टू द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कॉमर्स इज द रीचिंग प्रोसेस थ्रू विच बोलो क्या? रीचिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी क्या? कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स को सिर्फ पहुंचाने का काम करते हैं, कहां तक? जहां उसकी जरूरत है। क्योंकि कोई भी चीज बनता तो कहीं और है, लेकिन उसकी जरूरत कहीं और होती है, और वो जरूरत जहां है वहां तक पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है कॉमर्स। एग्जाम्पल, एप्पल बनता तो कश्मीर में है, लेकिन उसकी जरूरत तो अकोला में भी है, क्योंकि डॉक्टर अकोला के भी रिकमेंड करते हैं कि एप्पल खाओ भाई रोज। बराबर कि नहीं? तो अब एप्पल की डिमांड तो अकोला में भी है, तो बताओ अकोला तक के कश्मीर बनता कश्मीर में है, इंडस्ट्री एक्टिविटी कश्मीर में हो रही है, लेकिन अकोला में उसकी जरूरत है, तो अकोला तक लाने का काम कौन करता है? कॉमर्स। कॉमर्स इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है? एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम बाय और सेल करते, खरीदते और बेचते। ऐसे बहुत सारे हाथों से खरीदते बेचते एक फाइनल कंज्यूमर के पास जो गुड्स पहुंचता है, वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं कॉमर्स। और कॉमर्स एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड, कौन कौन सी बताओ? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब व्हाट इज ट्रेड बताओ? अच्छा, एड्स टू ट्रेड का फुल नेम क्या है बताओ? साहिल? बता। याद नहीं है? अरे मैंने पूछा एड्स टू ट्रेड का फुल नेम क्या है? बोलो गुनगुन। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, क्या बोलेंगे इसको? हाँ,
एड्स का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट। समझा आपको? क्लियर? ध्यान उधर, बातें बंद करो। कॉमर्स दो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मींस एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, कॉमर्स इज नॉट बाइंग एंड सेलिंग ओनली, कॉमर्स इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी कंसर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलेटेड। देखो, मैं जब कॉमर्स की लैंग्वेज को बात करता हूं तो मैं लिखूंगा कॉमर्स इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कॉमर्स एक संबंधित है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉमर्स का एक हाथ नहीं है ना, कॉमर्स के कितने हाथ है जीवेश? दो। कौन कौन से? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो इसलिए कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है, लेकिन सिर्फ ट्रेड नहीं आता है, इसके अंदर एड्स टू ट्रेड भी आता है। अब ट्रेड का मतलब होता है एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी मैं खरीदूंगा बेचूंगा तो खरीदना बेचने की एक्टिविटी को हम ट्रेड बोलते हैं, एक वर्ड। क्लियर? लेकिन कुछ जो खरीदते बेचते हैं उस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए कुछ सर्विस सेक्टर सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके सिवा बाइंग और सेलिंग होता नहीं पॉसिबल। वो सारी सर्विस सेक्टर जो मेरे ट्रेड को सपोर्ट करती है उसको मैं एड्स टू ट्रेड बोलता हूं। ये सब तुम्हारा 11th 12th फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में आपका हो चुका है, इसलिए थोड़ा रफ्तार में जा रहा हूं। ठीक है, अब चलो पहला हम कॉमर्स की लैंग्वेज पहले पढ़ लेते हैं। मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करना है। सबसे पहले बिजनेस पढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज रिलेटेड विद ऑल दोस इंस्टीट्यूशन व्हिच क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेशन। बिजनेस वो जो देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाँ, गुड क्वेश्चन। सुनिए, रोहित, इसका स्टेटमेंट को एक्सप्लेन आप करोगे। चलो बताओ। कॉमर्स इंडस्ट्री पढ़ने के पहले बिजनेस पढ़ना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि बिजनेस के ही दो टाइप है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इसलिए फर्स्ट टॉपिक आपको बिजनेस नहीं दिया, आपको फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या दिया? देखो, कॉमर्स इंडस्ट्री। अब कॉमर्स इंडस्ट्री पढ़ाने के पहले बिजनेस कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये दोनों बिजनेस की टाइप है, इसलिए। हाँ, अब 2 मिनट यहां पे ध्यान दो। अब बिजनेस किसको कहेंगे? तो सिंपल भाषा में तो बताया, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो ये है टेक्निकल लैंग्वेज। अब फर्स्ट लाइन पढ़ और समझा। रोहित, दर्शक बन के हम वहां पे इंटरटेनमेंट तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब समझाने की बारी आती है तो एक लाइन भी अपन समझा सकते नहीं है। बता। मैं नहीं कर रहा हूं, बट दिस सर्विस इज नॉट बिलोंग्स टू बिजनेस ना। नो, अब इसलिए बोल रहा हूं, आप समझना है अच्छे से कि बातें करनी है फिर से। सॉरी, अच्छा तब किया। हाँ, समझो अभी। हाँ, और नंदनी और रोशनी, लास्ट पॉइंट दे रहा हूं। तो पूरा सेशन आपको आगे के बंटवारे करूंगा दोनों के, एक ईस्ट दूसरा वेस्ट। ध्यान इधर, देखो इधर, प्रदीप ध्यान इधर देखो, सुनो मेरी बात। बिजनेस इज रिलेटेड विद ऑल दोस इंस्टीट्यूशन व्हिच क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेशन। यानी क्या? सुनो, देखो, एक इंसान अपने जीवन को चलाने के लिए 3 एक्टिविटीज कर सकता है, तीनों में से कोई भी एक। बोलो कौन कौन सी? एक इंसान अपने आप को पालने के लिए या अपने फैमिली को पालने के लिए या देश को पालने के लिए वो 3 एक्टिविटी कर सकता है। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री के लोग हैं वो इन तीनों में से कोई भी एक कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों इसके ऊपर निर्भर है। और इसलिए आपको फर्स्ट लाइन वही दिया है, बिजनेस इज रिलेटेड विद ऑल दोस इंस्टीट्यूशन व्हिच क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेशन। बिजनेस वो
जो देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाए, पैसों की वैल्यू बढ़ाए। इसका मतलब क्या है कि जिस कंट्री का बिजनेस डेवलप होता है वो कंट्री डेवलप कंट्री कहलाते हैं। जिस कंट्री का बिजनेस डेवलपिंग होता है वो कंट्री को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और जिस कंट्री का बिजनेस अनडेवलप होता है उस कंट्री को ही हम अनडेवलप कहते हैं। यानी इन शॉर्ट, आज अगर यूएसए का डॉलर 82 रुपीस का है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब है कि उनका एक रुपया हमारे 82 रुपए जितना बराबर है। यानी हम उनसे 82 टाइम्स कम है, पीछे है। इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस उनके कंट्री के बिजनेस का 82 टाइम्स पीछे है। अब ऐसा क्यों सर? कोई आप बोलते हो बिजनेस में एक ताकत है जो देश की इकोनॉमिक वैल्यू यानी पैसों की वैल्यू बढ़ाए। सर ये लोग क्या है? ये लोग क्या हैंडीकैप है क्या? ये लोग रीचिंग लेवल पे थोड़े छोटे पैमाने पे आ जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल, आज अंबानी बिजनेस कर रहा है, आज रतन टाटा जी बिजनेस कर रहे हैं। उनका रीचिंग लेवल कितना है वर्ल्ड वाइड? मैं एक कोचिंग चला रहा हूं, आई एम डूइंग प्रोफेशन एक्टिविटी। प्रोफेशन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अ स्किलफुल पर्सन प्रोवाइड रेंडर सर्विसेज एंड गेट रेम्यूनरेशन फ्रॉम इट, दैट एक्टिविटी इज नोन एज प्रोफेशन एक्टिविटी। एक प्रोफेशनल कहां तक रीच होगा बताओ? ओनली एक लिमिटेड एरिया पे जहां तक वो अपने आप को खिला पाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए पर्सनल प्रेजेंट होना जरूरी है। और एक पर्सन कहां तक रीच होता है? ज्यादा से ज्यादा अपने लोकल एरिया में ज्यादा से ज्यादा खेला अगर तो वो खेल सकता है अपने रीजन में, नहीं पूरी सिटी में। सिटी से ऊपर भी गया तो हार्डली डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर गया गलती से तो स्टेट लेवल, बस उससे ऊपर वो जा सकता नहीं। और अगर ज्यादा से ज्यादा बात करूं तो नेशनल लेवल बहुत हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए उसकी प्रैक्टिस वहां पे काम में नहीं आएगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सेशन चल रहे, मेरे कोर्सेज बिकेंगे, कहां तक बेच सकूंगा? एज पर ओनली स्टेट या हमारा अमरावती यूनिवर्सिटी, क्योंकि अमरावती यूनिवर्सिटी के बाद ये जो सेशन देखेंगे कोई काम का ही नहीं उनका। एक डॉक्टर कहां आता है? प्रोफेशन में आता है, कहां तक अपनी सर्विस दे पाएगा? लोकल एरिया, सिटी, हार्डली अपनी स्टेट या अपनी कंट्री। क्योंकि उसके बाद वो जाएगा तो वहां पे उसकी प्रैक्टिस काम में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके प्रैक्टिस के नॉर्म्स जो होंगे वो टोटल अदर कंट्री के नॉर्म्स से डिफरेंट होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन की रीचिंग जो है वो ओनली मैक्सिमम नेशनल वाइज होती है, नेशनल लेवल पे होती है। एम्प्लॉयमेंट की भी रीचिंग नेशनल लेवल पर होती है, लेकिन बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जो सिर्फ नेशनल नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में खेल सकता है पूरी दुनिया में। क्योंकि बिजनेस करने के लिए खुद का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, और इन दोनों को खुद का प्रेजेंट होना जरूरी है। और जब तक वो स्किलफुल पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ये एक्टिविटी परफॉर्मेंस में नहीं आएगी, और इसके लिए नो नीड टू प्रेजेंट। अब बताओ, अंबानी अगर वर्ल्ड वाइड अपनी दुकान को चला रहा है तो क्या वो हर जगह खुद जा रहा है? नहीं, उसने अपने बिजनेस को ऑटोनॉमस कर दिया है। तो कहने का इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो ही उसमें एक ऐसी क्षमता है जो देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाए। क्योंकि देश के अंदर जो पैसा आ रहा है वो पैसा लाने का काम न ये कर सक रहा है, न ये कर सक रहा है, सिर्फ ये कर सकता है। और इसीलिए जब पैसा आता है, कैसे? एक्सपोर्ट करके गुड्स को। और जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना बाहर का पैसा इंडिया में आएगा ना। लेकिन आप बोलोगे सर बाहर का पैसा इंडिया में आएगा तो नेचुरल रिसोर्स भी जा रहा है? नो। पूछो क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जितना हम पैसा नहीं लेते हैं, हम ज्यादा का लेते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब मैं ये मिस्टर बुशी एसी आपके यहाँ पे चल रही है। अब मिस्टर बुशी एसी यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये विदेशी कंपनी लाई है। अब विदेशी कंपनी ने इसको बनाया, वाले इंडिया में होगा या बाहर होगा, लेकिन विदेशी कंपनी जिसने इसको बनाया होगा उसने इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए होंगे सपोज 20,000 रुपए के, लेकिन उसने हमारे इंडियन करेंसी में 60,000, 80,000, 70,000 ले रही है। तो बताओ
हमारे पास इंडिया के अंदर भले वो एशियाई, लेकिन इंडिया के अंदर बाहर के रिसोर्सेज 20 क्या है, लेकिन यहां से गए कितने 70-80। तो इस तरीके से उस कंट्री की, जिस कंट्री में ये पैसा जा रहा है, उस कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही है। तो इसीलिए बिजनेस में ही एक ऐसी क्षमता है जो हमारे देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ा सकता है। आज अगर इंडिया, हम 10 सालों से सुनने आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस डेवलपिंग है। और यूएस से डेवलप कंट्री है, इसका मतलब है कि वहां का बिजनेस डेवलप्ड है। आपको समझा क्या क्लियर? आप देखो चाइना, जापान, ये कैसे बढ़ा? बिजनेस से बढ़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पूरी तरह नष्ट हो गया था, हुआ था, आपने खुद हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ा आता है, लेकिन आपने उससे कुछ नहीं सीखा। जापान ने, पता है आपको क्या किया? जापान ने, आपको आज भी जापान के पास मिलिट्री खुद की नहीं है, पता है आपको? जिसने उसको न्यूक्लियर अटैक किया था ना, उसके सामने जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे। अब बताओ न्यूक्लियर अटैक किसने किया था? जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किसने किया था? बोलो। कहां हुआ था? हाँ, कहां हुआ था? जम से बोलो यार। हाँ, तो उनके एक अच्छा, आपको मालूम है जहां पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था ना, वहां पे आज भी बच्चे हैंडीकेप पैदा होते हैं। वो आज भी एरिया जापान की दुनिया के नक्शे से सील्ड है। सोचो, ये होता है पावर न्यूक्लियर अटैक में। अब आप सोचो, जब जापान के सामने, आप बताए, एक वो कंट्री है जिसने न्यूक्लियर अटैक सहन करने के बाद भी अपने आप को डेवलप किया। नहीं तो आज अगर इंडिया में गलती से किसी कंट्री न्यूक्लियर अटैक किया ना, लिटरली बोल रहा हूं, हमारी इंडिया एग्जिस्टेंस में ही नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पास वो इकोनॉमिकल बैरोमीटर है ही नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, वो पॉलिसीज नहीं जिससे हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाए, वापस जीरो से स्टार्ट आ पाए। तो आपको बता दूं, जापान पूरी तरह नष्ट हो गया था। उसने अपने घुटने टेक दिए थे किसके सामने? जिस कंट्री ने उसको न्यूक्लियर अटैक किया था। आई थिंक सो यूएसए ने किया था उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन अमेरिका ने ही किया था शायद से। तो अमेरिका ने जब, अब वो कंफर्मेशन में आपको कल देता हूं लगे तो, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पीछे पढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो, ये आपको पार्ट है हिस्ट्री में, एमएनसी में आएगा आपको एक्चुअली, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। यानी आपका एकेडमिक एजुकेशन चल रहा है पूरा, कुछ नॉन एकेडमिक नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, आगे आपको मिलने वाला सभी चीजें। तो आपको बता दूं मैं, जब ये न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान के सामने, तो न्यूक्लियर अटैक करने के बाद तब यूएस ने उसको धमकी दी थी कि तू अपना मिलिट्री पावर नहीं बढ़ाएगा, खुद का मिलिट्री नहीं बनाएगा। अब जापान के साथ नहीं करो या मरो की स्थिति, उसमें ठीक है तुम जैसे बोलो, उसने बोला ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने बोला हम कहाँ जाए, सॉरी जापान की आर्मी ने बोला हम कहाँ जाए, आप तो बोल रहे खुद की आर्मी बनाओ नहीं अभी। तो बोला फिर हमारे सामने कोई भी देश आके आज तुमने अटैक किया, कल ये करो ना, तो हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। तो आज भी जापान की खुद की मिलिट्री नहीं है, आप देखो अगर सर्च करोगे तो, अगर आपको हमारी खुद की मिलिट्री है ना, जापान की नहीं है। जापान को वो कंट्री सप्लाई, मतलब प्रोटेक्शन देता है जिस कंट्री ने उस पर न्यूक्लियर अटैक किया था। सुनो, तो उसमें क्या हुआ, उसमें फिर जापान को तब, अब जापान ने सोचा, जापान ने बोला ठीक है अब ये हमारा एक डिपार्टमेंट गया, यानी अब हमको ना मिलिट्री बनानी है खुद की, ना क्या करनी है। लेकिन वो टाइम पे जो मिलिट्री लोग थे, जो मिलिट्री आर्मी थी उनकी वहां पे, वो आर्मी लोग तो बेरोजगार हुए ना। तो जापान ने एक पॉलिसी खेली, जापान ने बोला तुम बेरोजगार मत हो। उसने, जापान ने बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर से अपॉइंटमेंट लिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने, और उससे बात की कि इन मिलिट्री वालों को अपने अपने इंडस्ट्री एरिया में लो। तो बिजनेसमैन बोलने लगे, व्यापारी लोग बोलने लगे हम कैसे ले इनको भाई, सही है ना, अरे भाई तुम बोलोगे इनको ए नहीं आता बिजनेस का, हम क्या इनको देके करेंगे, फालतू हमारा नुकसान, ट्रेनिंग दे, नहीं। तब वहां पे पहले जो बिजनेसमैन थे वो माने नहीं, लेकिन फिर उसको जापान के प्रेसिडेंट समझाया कि भाई मैं तुमको मिलिट्री के लोग दे रहा हूं, ये लोग काम करने में गधे होते हैं, तुम इनको 25 घंटे काम करा लो, 24 घंटे पूरे, वो सोएंगे नहीं, क्योंकि मिलिट्री की ट्रेनिंग ऐसी होती है ना।
इन्हें आपको मैं एक हायर इफिशिएंसी एम्प्लॉय दे रहा हूं, इनको पकड़ो, लेके चलो, काम कराओ अच्छे से और अपने बिजनेस को डेवलप करो। उस टाइम से बिजनेस को सिर्फ एक पे फोकस किया, बिजनेस डेवलपमेंट, और उस हिसाब से इंडस्ट्री उनका हाथ इतना ग्रोथ हो गया कि आज मैक्सिमम पार्ट हमारे जापान और चाइना से आते हैं। आप देखो ना, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ये इंडस्ट्री डेवलप है तभी तो। इंडस्ट्री किसका पार्ट है? बिजनेस का। किसका पार्ट है? तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और आज भी जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे लेबर जो है ना आलसी होते हैं। आलसी यानी क्या? इंडिया के लेबर्स को मालूम है क्या बोला गया है? इंडिया के लेबर सबसे आलसी माने जाते हैं। तो क्यों? एक दिन आते नालायक, 3 दिन गायब। जो जिसकी इसकी इंडस्ट्री होंगी उनको अपने अपने दुख पता होंगे। पूछो क्यों? हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी अनफेवर है। कैसे? क्यों? पूछो क्यों? राशन दे रही है उनको, तो क्या कर रहा है, एक दिन का 300 मिल रहा है उसको, लेबर को। अब 300 में उसका हफ्ता भर घर चल रहा। अरे राशन में 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो अगर गेहूं मिल रही उनको, तो उनका एक हफ्ता 300 रुपए में घर चल जाता ना, तो उनको एक हफ्ता काम करना ही नहीं है। जिस दिन आप काम कम होगा फिर जाएंगे एक दिन। तो इस तरीके की सोच है हमारी। और 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करते। और वहां पे जापान के लोग 16 घंटे 17 घंटे ऐसी ड्यूटी चलती वहां पे उनकी, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री ट्रेनर, मिलिट्री लोग एम्प्लॉय को लिया ना, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ी हुई उनकी। और इसकी वजह से आज देखो, आज हमको अगर बुलेट ट्रेन चाहिए तो हम किसके पास जा रहे हैं? जापान के पास। ऐसी कंट्री के पास जिसके पास खुद की मिलिट्री नहीं है, डिफेंस नहीं है, सोचो, बट स्टिल इट इज डेवलप्ड कंट्री। क्या है वो? क्योंकि वहां का बिजनेस डेवलप है। इसलिए ये एक पावर होता है कंट्री के अंदर कि जिस कंट्री का बिजनेस डेवलप है वही कंट्री डेवलप कंट्री कहलाएगी। और इसलिए मोदी जी ने हमारे बिजनेस, सुनो, हमारे बिजनेस के अंदर कॉमर्स में कोई कमी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री हैंडीकैप है। और इसलिए मोदी जी ने अपना मिशन चलाया आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही होता है क्या? एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बढ़ाओ। जिस दिन हम अपने देशवासियों की पूर्ति खुद बनाकर कर पाएंगे और प्लस बचेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे, उस दिन हम डेवलप कंट्री में आएंगे। समझा क्या? आपको पता है उसके लिए क्या चाहिए? नहीं, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है बताओ? इनोवेशन। इंडस्ट्री को डेवलप करने में क्या चाहिए? इनोवेशन। और इनोवेशन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए बताओ? इंडस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन है, इंडस्ट्री का डायरेक्ट कंसर्न, इट इज डायरेक्ट रिलेटेड फैक्टर, वो है एजुकेशन। पूछो क्यों? इससे क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी से क्रिएटिविटी आती है। उस क्रिएटिविटी से रोशनी क्या आती है? इनोवेशन। और इनोवेशन से एग्जिस्टेंस लाने के लिए हम इंडस्ट्री एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन। तो हमारा डिफेक्टिव इंडस्ट्री नहीं है, हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। पूछो क्यों? हम रटने पे फोकस करते हैं और क्रिएटिविटी नहीं होने की वजह से हमारा इनोवेशन नहीं होता है और हमारा इंडस्ट्री बढ़ रहा नहीं है। हम रोज रटाया नॉलेज ले रहे, विदेशी लोग बना रहे एजुकेशन, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए देखो, कोई भी वर्ड देख लो, कोई भी वर्ड ले लो, कहां से आया हुआ? इट इज डिराइव फ्रॉम ये वर्ड, इट इज डिराइव फ्रॉम ये वर्ड। समझा क्या? आपको पता है जब मैं दिल्ली जा रहा था, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी फॉरेन की ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने, आपको पता है एक डेमो सेशन में क्या सिखाया था हमें? बोला आपके बच्चे 5th क्लास में आने के बाद होश में आते थोड़ा बहुत कि हाँ हमको ये पढ़ना है। और चाइना और जापान और यूएसए के बच्चे 5th क्लास में रोबोट्स बनाते हैं। 5th क्लास में उनको असाइनमेंट के तौर पर रोबोट्स देते कि बनाओ अपना खुद का टूटा फूटा जो भी है। सोचो 5th क्लास में। हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग जो है 11 से हो जाती है, 11 से 11 के पहले अकाउंट वर्ड सुना था कभी? कॉमर्स नहीं सुना था हमने कभी? क्या होता है?
10th तक तो कॉमर्स किसी नहीं था, वहां के 6वीं 7वीं में ये लूका के डबल एंट्री सिस्टम्स है। सोचो तो डेवलप तो होंगी ना फिर एरिया वहां की। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है हमारा। इसलिए देखो जो बड़े बड़े रईसों के बच्चे होते हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, या फिर वो कौन सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से नहीं पढ़ते लोकल लेवल से। समझा आपको? क्लियर? अच्छा, अंबानी का खुद का कॉलेज है, बोला खुद का कॉलेज आपको मालूम है? स्कूल भी है खुद का, लेकिन अंबानी खुद के बच्चे कभी इंडिया में नहीं पढ़े, बाहर के पढ़े। सोचने वाली बात है। तो इसलिए एजुकेशन को थोड़ा फोकस करो और अपना बिजनेस डेवलप कराओ। क्लियर पिक्चर? चलो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।